पहले तो कुछ कुछ चीजें और लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो, ठीक है, तो इसके दो रूट आएंगे। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। और इसके अगर आप एक को मैं x1 अगर मान लूं, x1 बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और x2 बराबर माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से देख सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो आप, ये सम ऑफ रूट कहलाता है। x1 प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और x1 x2 क्या कहलाएगा? सी अपॉन ए। ये क्या है? मूलों का गुणनफल। ये क्या है? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, गुणनफल, ये लिख लो। मूलों का गुणनफल, ये सम ऑफ रूट, मूलों का योग, प्रोडक्ट ऑफ रूट। जल्दी करो। अब देखो, अगर एक होता है लोगरिथमिक, लघु गुणक बोलते हैं, लोगरिथमिक लघु गुणक। ठीक है। ये देखो, सुनो मेरी बात। पहले देखो, लोग, ये देखो, ये बात मैं लगभग 25 टाइम्स बता चुका। लोग बेस ई एक्स को एल एन एक्स बोला जाता है। अब वो मेरे को आज दोबारा पूछ रहा था, एल एन एक्स का क्या मतलब है? यानी क्या अजीब हो तुम। लोग बेस ई एक्स को ही एल एन एक्स बोला जाता है। ठीक है। लोग बेस टेन एक्स को क्या बोला जाता है? लोग टेन एक्स ही बोलते हैं, लोग सिंपली बोल सकता है वो। ठीक है। इसको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन। ठीक है, अगर सपोज करो वाई है, और अगर सपोज करो ये वाई है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अक्स बराबर ई की पावर वाई। ठीक है, और इसको लिखा जाता है अक्स बराबर टेन की पावर बाई। ये इन दोनों में अंतर होता है। एक बात तो आपको ये लिखनी है, लिख लोगे? दूसरी बात, अब ध्यान से देखो, लोग एम एन बराबर, लोग एम एन बराबर लोग एम और प्लस लोग एन होता है, लोग एन होता है, एक बात। दूसरी बात, लोग एम की पावर एन, तो एन लोग एम होता है, एन लोग एम होता है। तीसरी बात, लोग ए अपॉन बी का वैल्यू लोग ए माइनस लोग बी होता है। ठीक है, आगे सुने। चौथी बात, लोग ए बेस ई है, अक्स है मान लो, तो 2 बोलो 303 इंटू लॉग ए बेस 10 इंटू एक्स होता है। ये रिलेशन होता है इसके अंदर। ठीक है। लोग से रिलेटेड इतने ही सवाल होते हैं। कर लो जल्दी से। अब देखिए, एक और लिखिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लिखिए द्विपद व्यंजक, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद व्यंजक हिंदी में। देखो बेटा, वैसे तो आपके काम की बात तो यही है, बस 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला ही है। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। इसको फैक्टोरियल 2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये वाली चीजें होती है, आपके काम की बात यही है। अब यहां पर देखो, अब जैसे कभी क्या हुआ, 1 माइनस एक्स की पावर एन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्स इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या हुआ है? ओनली माइनस एक्स रिप्लेस्ड हुआ है। ठीक है। अरे समझ गए क्या?
तो यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? 1 - nx, और प्लस इसके ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं? नहीं पड़ेगा ना? ठीक है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 1 - nx प्लस n इंटू n - 1 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2x² प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका एक फॉर्मूला और आ गया। ठीक है, अलग 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 जगह से याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला हमेशा याद रखो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं तीसरा बोल दूं आपको यहाँ पर, तीसरा अगर मैं बोलूं कि 1 - अक्स और -n, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है? अक्स की जगह तो -x रिप्लेस करना है और n की जगह -n रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और देखो प्लस n की जगह -n और x की जगह -x। बस आपको इतना ही करना है, एन की जगह -1, सॉरी एन की जगह -n और बाकी किसी की जगह और कोई रिप्लेस मत कर देना, और एक्स की जगह -x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या बनेगा? 1 + nx, और ये क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर भी माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पर भी माइनस कॉमन आएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस n × n+1 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 × x² प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर नीचे वाले अंतर नहीं है? अरे नहीं है ना, यहाँ n - 1 है, यहाँ n+1 है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो इस तरीके के कोई भी सवाल आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आया गया? कर लो जल्दी से। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिख लो। द्विपद व्यंजक, तुक मत पाओ इंग्लिश में। द्विपद व्यंजक, द्विपद, द्विपद व्यंजक। हाँ व्यंजक, इंग्लिश में ज्यादा दुख मत पाया करो। द्विपद व्यंजक, हाँ हो गया। अब आगे चलो, जल्दी से करो। तो कोई भी नंबर होता है बेटा, देखो, अगर सपोज करो अपने को सब नंबरों को जोड़ना है, 1 2 3 4 डॉट डॉट है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, एक ये चीज भी है, कोई भी अगर नंबर को जोड़ना हो, ठीक है, नेचुरल नंबर है ये, ठीक है, उनको अगर ऐड करना हो तो कितना हो जाएगा? n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब अगर आपका सपोज करो कोई नंबर है, ऐसा नहीं बोल देता हूँ, 1² + 2² + 3² प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n होता है, ठीक है, n², और ये लास्ट लास्ट वाला नंबर लेना है बेटा, लास्ट लास्ट वाला नंबर लेना है। अब जैसे देखो यहाँ पर कई सवाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको तो खूब आते हैं, 10 तक कर दिया तो 10 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर 11 तक कर दिया तो 11, लास्ट लास्ट वाला नंबर लेना है, एन क्या लेना है? लास्ट लास्ट वाला नंबर लेना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो एस एन बराबर कितना हो गया बोलो? याद है क्या फॉर्मूला? n × n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखोगे क्या? ठीक है, तीसरा नंबर, एक बेटा क्यूब है ये, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और प्लस डॉट 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 n क्यूब। तो एस एन बराबर इसी का ही बेटा क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। इसी का ही क्या करना है? स्क्वायर करना है। ज्यादा अपने को लफड़े में पड़ना नहीं है। 3 नंबर हो गए, समझ में आ गया मेरी बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब अगर कोई जीपी सीरीज हो, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। एक चौथा और है, इसको गुणोत्तर, इनको एक साथ ही याद कर लेना, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में देखो कोई भी सीरीज है, ए है और ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, और प्लस डॉट 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 ऐसा कुछ है। इस तरीके की कोई सीरीज दी हुई है आपको, ए आपका पहला नंबर है और आर आपका क्या है? दूसरा नंबर है। समझ में आ गया? तो आपका एस एन क्या है? एन पदों का योग। एस एन क्या है? एन पदों का योग। तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू 1 - r⁴n, और अपॉन कितना हो जाएगा? 1 - r हो जाएगा। 1 - r⁴n अपॉन कितना हो जाएगा? 1 - r हो जाएगा। समझ में आ गया? और अगर यही इनफाइनाइट तक हो, यही क्या हो बेटा? डॉट 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 a r⁴n कर देता हूँ। ठीक है, और इसी का एक पार्ट है ए ए आर और ए आर स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट लिख रहा हूँ बेटा।
एस एन बराबर ए और अपॉन 1 - आर ही हो जाएगा। अब ए समझ रहे हो, ये वाला नंबर है ए, जो भी इसका मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है ना वो ए होता है। समझ में आ गया? ये आपके सारे फॉर्मूले याद हो गए? बस। ठीक है, अब एक सीरीज और बच गई आपकी। इसी तरीके की और कोई सीरीज है? एक तो ज्योमेट्रिक होगी, ठीक है, यही होता है। समझ में आ गया क्या मेरी बात को? ठीक है, ये कर लो बेटा। एक और है, समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब पहले है ना बेटे बेटे याद कर लो, और फिर इनको है ना बिना देखे लिख लो एक बार। इससे अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। अब इनको एक साथ अगर याद करोगे ना, तो आपको है ना अलग अलग कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है पहचान हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात को? ठीक है, उनका डिस्टिंक्शन हो जाता है कि कैसे कैसे एक साथ हमेशा याद किया करो, एक एक फॉर्मूले के अंदर लिख के याद करोगे क्या? अब जैसे सपोज करो बेटा, ये कोई सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर ए प्लस डी है, ध्यान रखना, A+2D है। अब देखना ध्यान से, और A+n-1 × D है। ये इस तरीके की सीरीज बननी चाहिए, A+2D, ठीक है, A+3D और A+n-1 × D, ऐसी सीरीज बननी चाहिए। ठीक है, तो उसका सम क्या होता है बताओ? उसका सम क्या होता है? बोलो तो। एस एन बराबर या तो ऐसे लिख सकते हो, देखो एन अगर आपने पहचान लिया है तो एन और +2a और +n-1 × D, अगर आपने पहचान लिया है तो ये होगा। और अगर बीच में से कुछ पूछ लें, मान लो एन तो पूछ लिए, मान लो 10 ही दे दिया, ठीक है, तो n/2 फर्स्ट स्टेप प्रथम पद, और प्लस से लास्ट पद, पद को स्टेप बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप प्लस से लास्ट स्टेप और n/2, ये दोनों एक ही चीजें हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया? कर लो जल्दी से। अब इन सब के फॉर्मूले याद कर लिए क्या? किसी के याद है ये? दोबारा देखो एक बार, अब एक बार याद कर लो, फिर बिना रेखे लिख के बताओ। देखो दोबारा देखो, इनको करने से याद हो जाते हैं ये है नेचुरल नंबर का सम, ये स्क्वायर का है, ये क्यूब का है। तो n × n+1 / 2, n × n+1 तो कॉमन है, फिर 2n+1/6 करना है बस। 2n+1 बाई क्या करना है? 6 करना है। फिर ये स्क्वायर है ही, ठीक है, आएगा तो क्यूब लेकिन करना स्क्वायर है। ये जीपी सीरीज है, Sn = a1 - r² हो जाएगा। इनफाइनाइट है ना, तो ये टर्म जीरो हो जाती है, ये आगे वाली टर्म क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी इस तरीके की होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये लिख सकते हैं? लिख दोगे? लिखो तो जल्दी से बेटा। जैसे कोई भी देता है सवाल, सुनो मेरी बात, देखो √0.99 है, इसको बेटा 1 + x⁴n बनाना है, तो 1 - x⁴n बन जाएगा ये। n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 1/2 हो गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.01 ना, 0.01 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 1 - 0.1, सॉरी 0.01, और की पावर 1/2। ठीक है, तो 1 + n x। ठीक है, तो 1/2 और 0.01, ये बन जाएगा। ऐसे आप कोई भी सवाल कर सकते हो, जैसे आ गया 1 + 0.004 आ गया, ठीक है, और की पावर 3/2 आ गया। कैसे करोगे? ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 0.004 हो गया, और एन का वैल्यू कितना हो गया? 3/2 हो गया। उसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ गया क्या? ये दोनों लिख लो। चले गया?
यहां तक हो जाएगा। अब देखो बेटा, इधर देखो, अब ये नॉर्मल नॉर्मल देखो चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब ये थोड़े से अपन ग्राफ पे चर्चा कर लेते हैं, कर लेंगे ग्राफ पे चर्चा दोबारा से एक बार। ठीक है, ग्राफ जरूरी है, ग्राफ के बिना सारे सवाल नहीं होंगे। एरिया किससे निकालोगे, और उसके बाद में पर्टिकुलर शेप के आपको एरिया पता होना चाहिए, पर्टिकुलर शेप के आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात बेटा, ग्राफ के अंदर सबसे पहले आप कोई भी ग्राफ बनाते हो ना, ठीक है, उसके अंदर आपको जीरो पता होना चाहिए, जीरोज। ठीक है, जीरोज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, सिंपल सिंपल अगर अपन सवाल कर लेते हैं। पहली बात तो y बराबर x की पावर 1 है। अगर x की पावर 1 होता है ना, उसकी लीनियर शेप होती है। उसकी कैसी शेप होती है बेटा, लीनियर शेप होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लीनियर शेप का मतलब सरल रेखा, मतलब मुड़ेगा नहीं ग्राफ, किसी भी हालत में सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये बेटा पैराबोला होता है। ये क्या होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला के दो फॉर्म होते हैं बेटा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये दो फॉर्म होती हैं उसकी। जिसकी पावर छोटी होती है, ठीक है, उसकी तरफ पैराबोला का मुंह खुलता है। देखो यहां पर, ये जो पावर किसकी छोटी है बेटा, अक्स की पावर छोटी है, तो अक्स की तरफ खुल जाएगा पैराबोला का मुंह ऐसे, ये। ठीक है, इधर देखो, इधर अंजलि और अर्पिता, ये देखो बेटा, किसकी पावर छोटी है बताओ, वाई की पावर छोटी है ऐसे। अब जैसे अपने को एक तरीके का एक सवाल दिया था एक दिन, उसने दे रखा था क्या, कुछ ऐसा कुछ बोल रखा था, एक्स स्क्वायर बराबर 4a l³ दे रखा था ऐसे। ठीक है, और ग्राफ पूछ रखा था ना। ठीक है, वो इसी स्टाइल में होगा, जिसकी पावर छोटी है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, पैराबोला का मुंह खुल जाएगा। ग्राफ छोटा किसका, पावर किसकी है, ये। ठीक है, तो अक्स की तरफ खुल जाएगा, ये अक्स था, और ये क्या था बेटा, एल दे रखा था उन्होंने, दे रखा था ना। ठीक है, तो जिसकी पावर छोटी है उसकी तरफ पैराबोला का हमेशा क्या करता है। ठीक है, ये भी एक तरीके के क्यूब होता है ना, वो पैराबोला का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इसको हाइपरबोला बोला जाता है। इसको क्या होता है, थोड़ा ज्यादा तेजी से क्या करेगा वो, डिक्रीज या इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो उसको हाइपरबोला बोला जाता है, अति परवलय बोलते हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर से वाई बराबर एक्स स्क्वायर के दो तीन फॉर्म हो ही गए। तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो इलिप्स। तीसरा क्या देखना है, इलिप्स, दीर्घवृत्त बोलते हैं इसको, दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त में क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त ऐसा होता है बेटा, ये थोड़ा चपटा होता है, ये सर्किल का नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, ए को, और ये बी होता है, और ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो ए को क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस। ए को क्या बोला जाता है बेटा, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बी को माइनर एक्सिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं। ठीक है, तो आप ये मेजर और माइनर से ही एक बार याद कर लेना। अब ये देखो बेटा, इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा ना, वो ए ग्रेटर देन बी होगा तभी बनेगा। ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर, ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये होता है। ठीक है, अब ए अगर बड़ा होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ए को सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, बी को सेमी माइनर बोला जाता है। ये आपका एक चैप्टर भी है। ठीक है, एक चैप्टर भी है आपका, पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है वो। ठीक है, समझ में आ गया, केपलर प्रॉब्लम बोलते हैं, केपलर के नियम बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना। ठीक है, वो यही चीज होता है। अब यहां पर देखो, अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ ए इलिप्स पाई ए बी होता है बेटा। एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, पाई ए बी। देखो पाई और ए और बी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपको पहचानना पड़ेगा पर्टिकुलर में ए कितना है, बी कितना है, पहचान लीजिए, पाई ए बी कर दीजिए, कर दोगे। ठीक है, अब अगर सपोज करो इसी का एक पार्ट और है बेटा, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा। अब मतलब जैसे ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये याद रख लो, उसके बाद में फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं बाद में ये। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल बातें चलेंगी, बार 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 वो ग्राफ बनवाएगा। अब जैसे काइनेमेटिक्स अगर आ गया है तो ग्राफ ही तो बनवाएगा वो। ठीक है,
कि या तो स्लोप निकलवाएगा और या क्या बनाएगा, बीच का एरिया बनवाएगा। एरिया बनेगा y इंटू डी एक्स होता है। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लिख देंगे। समझ में आ गए यहाँ पर? तो बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। एरिया ऑफ इलिप्स होएगा। अब बेटा अगर ए लेस देन बी हो, ए लेस देन बी हो, तो ऐसा बनता है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, थोड़ा ऐसे बनता है। एक को ओबलेट बोला जाता है, एक को प्रोलेट बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये ए वही रहता है लेकिन ये छोटा हो गया, और ये ऐसा, ये बी बड़ा, ऐसा शेप बनेगा। आपको पहचानना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब कई बार देखो एक चीज ये है, कई बार कोई जरूरी नहीं होता है कि वाई के नीचे वाला आपका नंबर बढ़ा देते थे। और क्या नाम है, और एक चीज का और ध्यान रखना, ठीक है, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसी को ही सेमी मेजर बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाएगा? सेमी मेजर बोला जाता है। चाहे वाई के नीचे वाला हो, ठीक है, वो कई बार पूछ लेता है कि वाई वाली सेमी मेजर है क्या, ठीक है, तो आपको बोलना है ऐसा, ठीक है ना। चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, जो बड़ा होगा वही क्या कहलाएगा। ठीक है, आपको मैं लिख देता हूं, ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको करवा देंगे कई बार। ठीक है, अगला देखिए, ये हो गया, पैराबोला हो गया। अब एक बेटा हाइपरबोला होता है। एक क्या होता है? हाइपरबोला। अति परवलय बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है? अति परवलय बोला जाता है। अति परवलय का देखो, एक्स वाई बराबर सी, कोई कांस्टेंट है बेटा, ये कोई कांस्टेंट है, ये इक्वेशन होती है। इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर सी बाई एक्स लिख सकते हो बेटा। इसको ऐसी फॉर्म में भी लिखा हुआ होता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वाई और एक्स के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा रूप है। ठीक है, एक फॉर्म है इसकी। वैसे एक्चुअली में ये इक्वेशन होती है इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये भी अति परवलय की इक्वेशन होती है, ये भी होती है, दोनों ही होती है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, इसका अगर आप एक ग्राफ बनाओगे तो आपको जरूरत नहीं है वैसे इस तरीके के ग्राफ बनाने की। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ होते हैं ये ऐसे ग्राफ होते हैं, आपको जरूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला देखिए, हाँ, अगला देखिए, सर्किल इक्वेशन, सर्किल की इक्वेशन, सर्किल इक्वेशन। और हिंदी में क्या बोलोगे बेटा? वर्त का समीकरण। क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है, ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। एरिया आप जानते ही हो, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ये। समझ में आ गई मेरी बात को? ठीक है, अभी देखो, सर्किल हो ही गया, और क्या शेप आती है इसके अंदर? बस इतना ही आपको क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। इतना ही ध्यान रखना होता है, रख लोगे ध्यान? ठीक है, और बाकी y बराबर साइन एक्स टेन एक्स कोट एक्स के ग्राफ आते ही हैं, आपको आते हैं ना? ठीक है, अब जैसे देखो, एक आपके एक आया था बेटा, ठीक है, y बराबर, आपको ये ग्राफ आते हैं क्या? आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए, चलें क्या? अब देखो यहां पर, अब देखो एक वलय का, वलय की परिधि होता है। वलय की क्या होती है हमेशा बेटा? परिधि होती है। वलय के बाद क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, वलय की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग, रिंग की सरकमफेरेंस होती है। रिंग की सरकमफेरेंस ऐसे होगी, ये देखो, ये इसको बीच में कुछ भी नहीं होता है, ये आर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? वर्ग की परिधि बराबर 2 पाई आर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 2 पाई आर बोलते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने लिख ही दिया, लिख दिया ना? ठीक है, एक अपना हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक क्या हो जाएगा बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको डिपेंड करता है कौन से वाला लिया है, 1/2, और ये ज्यादा लिखो तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा आपको। 1/2 A क्रॉस B, ये आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। 1/2
एक अब ए और बी कुछ भी हो, चाहे कोई सा ही त्रिभुज हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आपका राइट एंगल हो, कोई भी हो, चाहे, ये ज्यादा बढ़िया है। और ए और वेक्टर, ए और बी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। और ये अगर मोड लगा दोगे तो ये मोड फॉर्म में आ जाएगा, और इसको खोल दोगे, ठीक है, तो ये स्केलर फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है बेटा? स्केलर फॉर्म बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म मतलब परिमाणी रूप, परिमाणी, परिणामी, परिणामी रूप। ठीक है, और ये हो गया बेटा वेक्टर फॉर्म, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप, सदिश रूप। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब धीरे धीरे अपन है ना एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर के अंदर। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले, अब ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर, और कितना हो जाएगा? cos थीटा, या इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए और मोड ऑफ ए बी वेक्टर होता है। समझ रहे हो यहाँ पर? अब यहाँ पर देखो, ए वेक्टर बराबर, अगर आपका ए एक्स आई के और ए वाई जे के और प्लस ए जेड अगर के हो, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी एक्स आई के, बी वाई जे के और बी जेड के। आप ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोड ऑफ ए जो होता है, मोड ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं या सिंपल ए भी लिखते हैं, वेक्टर नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। क्या नहीं आना चाहिए? वेक्टर नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का मोड स्क्वायर लिखा करो, इससे आपको है ना कभी माइनस साइन आ जाए ना तब भी गलती नहीं होगी कभी। ए एक्स का स्क्वायर और ए प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए जेड का स्क्वायर, और का क्या लिखा जाएगा? अंडूट लिखा जाएगा। और मोडो बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स का मोड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बी वाई का मोड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? बी जेड का स्क्वायर, और का क्या हो जाएगा बेटा? अंडूट हो जाएगा। ये ए और बी के वैल्यू है। समझ रहे हो यहाँ पर? आया कि नहीं आया? ठीक है, ये इस तरीके की बातें आप जरूर याद रखना। और ये देखो बेटा, इसके अंदर कहीं पर भी वेक्टर नहीं आया, इसका मतलब ये स्केलर फॉर्म होती है। ये क्या होती है? स्केलर फॉर्म होता है। ये अदिश रूप है। ये कैसा है बेटा? अदिश रूप है। और अदिश रूप में इस डॉट को क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल बोला जाता है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, स्केलर और प्रोडक्ट। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? अब देखो, एक ये हो गया, एक वेक्टर फॉर्म भी होता है। एक क्या होता है? वेक्टर फॉर्म। ए क्रॉस बी होता है। ये क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी होता है। इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, और ए साइन थीटा, और एन कैप बोला जाता है। अब एन कैप क्या है? इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं अपन। ठीक है, एक बार इतना कर लोगे क्या? एक बार इतना करो, आगे चलते हैं। थोड़ा सा और है, समझ तो आएगा थोड़ा थोड़ा। ये लो बेटा, आराम से करो। अक्स एक बार आए तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अक्स दो बार आए तो क्या होगा? आपको ये समझना है कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से उठा है, ये वाला। ठीक है, तो ये देखो, अब ये एक्चुअली में क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है। ये क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है। इसके आगे लिख लो, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिख लो। अब कैसे ये और बता देते हैं, तुम भी लिख लो। हाँ, सबके सिलेबस में है। हाँ, देखो, अब आगे देखो, यहां से 1 मिनट, अब देख लो, रुको अब, वेट, थोड़ा सा वेट करो। देखो बेटा, ये आपका ए वेक्टर है, और ये क्या है, आपका बी वेक्टर है, ठीक है। ये पूरा एंगल थीटा होता है, ये पूरा एंगल क्या होता है, थीटा होता है। अब ये आपका ए वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया ना। और ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। वैसे तो वेक्टर लॉ से आते हैं, रिजल्टेंट को हमेशा किससे लिखा जाएगा, आर वेक्टर बराबर एक प्लस बी वेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल आपका सपोज करो अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और थीटा एंगल हमेशा दोनों के बीच का होता है, आपको पता है। अब आपको ये बात का पता होगा, ये देखो एक ट्रायंगल बन गया है, ओ और ई, एफ, जी और एच, ऐसा कुछ बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ओ जी एफ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ जी एफ क्या है, ओ जी एफ और ए समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा, टेन अल्फा होता है, क्या होता है। अब ये बात का पता है कि नहीं पता है कि वेक्टर ये है, वेक्टर, इस वेक्टर का हेड यही है, ए का हेड यही है, और बी का देखो, बी यहां पर ही रिप्लेस हुआ है, ये बी का हेड है। और एंगल हमेशा हेड के बीच का होता है, तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। एंगल हमेशा क्या होता है, दो हेड के बीच में होता है। वेक्टर को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, वेक्टर को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ये वाला चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, थीटा के सामने हमेशा क्या कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया, और ये कितना कंपोनेंट हो गया, ए कोस थीटा कंपोनेंट हो गया। तो टेन अल्फा देख लो, टेन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और इनके ऊपर कोई वेक्टर वेक्टर नहीं लगाएगा, एक तो आ गया, आ गया। अब यहां पर देखो, ये तो आप जानते ही हो, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपका पूरा का पूरा काम यही है एक तरीके से। अब अगर ये ऊपर वाला काम कैलकुलेट करना हो, ठीक है, जैसे सपोज करो ये बीटा निकालना है आपको, ठीक है, कि आर ने बी के साथ कितना बनाया, आपको ए और बी की जगह रिप्लेस करना है बस, ठीक है। ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ए की जगह बी लिखना है, बी की जगह ए लिखना है, तो ये टेन बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेन ए बीटा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ, समझ में आ गया, आ गया यहां तक, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, अब आपने कैसे कहा कि सर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, यहां से देख देख सकते हो बेटा, इसके अंदर ये देखो, ये वाली चीज तो दिख रही है आपको, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट से क्या डाल दिया, लंबवत डाल दिया है, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ठीक है। तो ये देखो, आप चतुर्भुज दिख रहा है आपको, ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम, इसके अंदर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, इसके अंदर कितने बने हुए हैं, दो ट्रायंगल बने हुए हैं गुरुवंश जी। कितने ट्रायंगल बने हुए हैं गुरुवंश जी, दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या एरिया क्या होता है, अब देखो यहां पर, तो ए, मैं ऐसे ही पहले ऐसे ही लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, आधार इंटू ऊंचाई होता है बेटा, आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। बेस कितना है, आप देख लो यहां पर, बेस देखो बेटा, बेस इसका ये हो गया ना, ये वाला बेस है, बेस कितना हुआ ए, और हाइट कितनी हुई, थीटा के सामने हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा, ये ऊंचाई हो गई, ए बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो इसी को तो लिख रहे हैं अपन, ए बी साइन थीटा, और ये तो हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है, और ए वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा।
ठीक है, इसी को ही लिख रहे हैं। और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा, और एन केप भी लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो ना, यहां तक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ये अगर दो तीन फॉर्मूले अगर याद है ना, तो आपका काम हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर ये वेक्टर ए है, और चीजें देखो बेटा, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर कितना है, बी है। ठीक है, समझ में आ गया? एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर कितना है, बी है, और दोनों के बीच कितना एंगल है, थीटा है। तो इसके अंदर आप कोई भी लो भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी लो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब अगर जो वेक्टर आता है ना एन के, ये तो हमेशा एक प्लेन में रहते हैं, और ये क्या रहता है, आउट ऑफ द। कई बुक के अंदर ऐसे भी दिखाया जाता है, मैं डॉट से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, और इसी का ही मतलब क्या होता है, इसी का मतलब ये होता है ए क्रॉस बी बराबर ए मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, और ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एन कैप। अब आपसे पूछेगा इन दोनों के लंबवत और कोई वेक्टर का मान बताओ या दिशा बताओ, क्या बताओ? ठीक है, तो ये एन कैप क्या है, एन कैप है अभिलंबत एकांक सदिश है। क्या है, अभिलंबत एकांक सदिश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। मतलब प्लेन के, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसका ए ये हो गया और एक बी इसका ये हो गया, तो एन के भी ये मार्कर होगा बाहर की साइड, एन कैप। समझ में आ गया? जहां एन केप आ रहा है तो वहां कोई वेक्टर भी आ रहा होगा, वहां क्या आ रहा है, कोई वेक्टर भी आ रहा है, और उसकी दिशा एन केप है। तो एन केप निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालोगे, एन केप बराबर हो जाएगा, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये भी है, एन केप बराबर ए क्रॉस बी। ठीक है, आप क्या मान लो, ए क्रॉस बी को कोई वेक्टर मान लेता हूं बेटा, सी वेक्टर मान लेता हूं, मान लो, और ए सी वेक्टर की दिशा ही एन केप है। सी वेक्टर की दिशा ही क्या है, एन केप है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, सी वेक्टर बराबर मैं मान लेता हूं बेटा ए क्रॉस बी है। अब मुझे कोई पूछे इन दोनों के लंबवत परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई वेक्टर बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन के पूछा है, और एन केप का मान कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या, एन केप बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कोई वेक्टर है ये, और उसकी उसका क्या है, यूनिट वेक्टर है ये, दिशा का मान है ये। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो सिंपल सा नियम देखो, एक होता है ट्राइंगल लो। एक क्या होता है बेटा, ट्राइंगल लो होता है। तो ट्राइंगल लो देख लो पहले, तो त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। ठीक है, पहले तो ये देख लो, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम में क्या है कि जैसे सपोज करो ये ए वेक्टर है, और ये कितना है, बी वेक्टर है। वेक्टर को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, वेक्टर को पीछे खिसकाया जा सकता है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, इधर देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, दूसरे डायग्राम में आगे पीछे मतलब इसको ऐसे ऐसे कहीं पर भी रोटेट कर सकते हो, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसका अभिविन्यास चेंज नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। अब ये जैसे मार्कर ऐसे पड़ा है ना, इस मार्कर को ऐसे कैसे कहीं उठा के ले जाओ और कहीं चिपका दो, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, ट्राइंगल लो बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ट्राइंगल लो बोला जाता है। समझे नहीं समझे बताओ? ठीक है, तो अभी देखो यहां पर इक्वल टू, ये देखो आपका ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसको उठाओ यहां से और इसके ऊपर लगा दो ऐसे। देखो मैंने कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया है, ये बी वेक्टर है। समझ में आ गया यहां तक? देखो मैंने कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, मैंने अभी विन्यास चेंज नहीं किया है। ऐसा कैसा उठाया और इसके हेड पे चिपका दिया मैंने। समझ में आ गया? इसके हेड पे चिपका दिया है यहां पर, तो ये हो गया है ए क्रॉस बी। अब ये देखो बेटा, इसीलिए ये आर वेक्टर हुआ, ये क्या हुआ बेटा, आर वेक्टर हुआ, ये आर वेक्टर हुआ। अब देखो ये एंगल थीटा है, देखो दो हेड के बीच एंगल है, इसीलिए इस एंगल को भी थीटा ही बोला जाता है। इसीलिए इस एंगल को भी क्या बोला जाता है, थीटा। ऊपर वाले में देख लो, चाहिए यही एंगल अपन ने थीटा लिखा है। समझ में आ गया? तो
अब ये दो एरो किस तरफ हैं, दो एरो एक तरफ हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तीसरे एरो के बराबर है ये। ठीक है, समझ में आ गया, ये वेक्टर लो है, आर वेक्टर बराबर ये। ठीक है, एक ए क्रॉस बी, और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा। अच्छा, वेक्टर करके दिखाऊं क्या आपको, आर वेक्टर और डॉट आर वेक्टर करके बताता हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि आर स्क्वायर बराबर ये होता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा होता है, कैसे कह सकते हो, तो बताएगा, बताएगा कैसे। देखो बेटा, इसका डॉट प्रोडक्ट ही होता है, ध्यान से देखना एक बार, आर वेक्टर और डॉट आर वेक्टर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आप देखना यहाँ पर, ये क्या है, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, बोलो डॉट का मतलब। अच्छा, इस बात में आपको कोई दिक्कत है क्या, समझना बात को, इस बात में यहां तक कोई दिक्कत है कि बता दो आप एक बार। अरे ये कोई ऐसे लिखा, कोई गलत लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। अब यहाँ देखो, आर डॉट आर कितना, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्या बात। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दूं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दूं इसको, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दूं इसको, और प्लस है बी वेक्टर डॉट है बी वेक्टर लिख देता हूं। ऐसे लिखा तो कोई बताओ गलत है क्या, गलत नहीं है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर अब देखो आर स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर लिख दूं क्या, ये। अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए और ए दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो ये इसी को ए स्क्वायर लिखा जाता है। सेम बी वेक्टर डॉट है बी वेक्टर भी होता है ना, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर भी कितना होता है, बी स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी और लिख देता हूं यहां पर, देखो ध्यान से, एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ए डॉट ए, आपस में पहले ए लिखो बाद में बी लिखो, और बाद में ए लिखो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अदिश गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सदिश गुणनफल में फर्क पड़ता है, सदिश गुणनफल में फर्क पड़ता है, ये चीज का ध्यान रखना बेटा, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए हो जाता है, सदिश गुणनफल में हो जाता है। ठीक है, और पांचवी बात क्या लिख सकते हो, आई केप डॉट आई केप 1 होता है, बोलो तो। और आई केप डॉट जे केप कितना, जे केप को ऐसे लिखा जाता है, कहीं जे केप को ऐसे लिखते हैं, ये कौन सा जे केप है, ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये तो कोणीय संवेग हो जाता है। ठीक है, तो कहीं जे के भी होता है, ऐसे देखो ऐसे लिखा जाता है, आई और डॉट जे के बराबर 0, क्यों, इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है, एंगल कितने डिग्री का है, तो कोस 90 होने की वजह से ये 0 हो जाता है, कोस 90 होने की वजह से क्या हो जाता है, 0। और इसका उल्टा क्या करना है? इसका उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जहां वो वैल्यू 1 दे रहा है वो ये 0 देगा, और जहां वो 0 दे रहा है वहां वैल्यू कितना देगा, ये तीसरा ही दे देगा, क्या दे देगा, तीसरा। आई क्रॉस जे केब ये होता है, ये साइकिल बना देता हूं, इसको घुमाते रहो और मस्त रहो, जे केब और के केब, बोलो, आई क्रॉस जे जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे, के क्रॉस आई, जे, ऐसे चलोगे तो, और उल्टा चलते ही माइनस आ जाएगा, उल्टा चलते ही क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, समझ में है मेरी बात को। ठीक है, जैसे लिख देता हूं यहां पर, आई और क्रॉस के, ये देखो आई क्रॉस के आ गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जे के। ठीक है, ये एग्जांपल लिख दिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यहां पर देखो बेटा, यहां देखो, अब ध्यान से, तो ये हो गया ए स्क्वायर, अब इसको क्या लिखूं, ए डॉट बी को टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दूं क्या, और प्लस बी स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख दूं, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और प्लस कितना लिख दूं, ए बी कोस थीटा लिख दूं क्या, यही होता है ना, अरे यही होता है ना, प्लस टू ए बी कोस थीटा का रूट। बताओ कैसा लगा, ये होता है पूरा आपका वेक्टर एक तरीके से। ठीक है, कुछ कुछ चीजें यही होती हैं। अगला देखो बेटा, अगला टॉपिक पे चलते हैं एक बार अपन, थोड़ा सा और है, कुछ कुछ चीजें और भी सामना किया था आपने, किया था ना सामना, कि किन किन चीजों का सामना किया था, एक ये भी सामना किया था, पॉलीगॉन लो बोलते हैं इसको, इसको क्या बोला जाता है बेटा, पॉलीगॉन लो बोला जाता है, बहुभुज का नियम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बहुभुज का नियम बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बहुभुज का नियम क्या है, जैसे सपोज करो ये ओ पॉइंट है, और ये वेक्टर ए है, ये बड़ा वेक्टर कर देता हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ठीक है, ये ई वेक्टर है, ठीक है, ऐसे कुछ वेक्टर है।
अब मैं इसको बहुभुज का नियम देता हूं, त्रिभुज का नियम या बहुभुज का नियम लगाते कैसे हो, पॉलीगॉन लो लगाते कैसे हो, समझ में आ गया? तुम्हें समझ तो आ रहा है क्या? ये क्या चल रहा है, रिवीजन करवा रहा हूं ओनली। ठीक है, एक जगह लिख लोगे ना सारी चीजों को, एकदम से चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, अब ये देखो बेटा, आपको यहां से शुरुआत करनी है। पहला ए वेक्टर लगाया, लगा दूं, बड़ा है तो बड़ा ही लगाओ, ये ओरिजन है, ये मूल बिंदु है, बराबर। अब ये देखो, बिना चेंज करे इसको ऐसा कैसा चिपका दो, ये देखो इतना ही टेढ़ा है, जितना ये इतना एंगल बना रहा है ना, इतना ही टेढ़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और हेड पे लगेगा एंगल, एंगल हमेशा कहां पर लगेगा, हेड पे लग जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बच्चों, ये देखो अब सी वेक्टर देखो, सी वेक्टर बिल्कुल सीधा है, ये देखो सीधा ही बनाना है, लेकिन ये देखो बिल्कुल सीधा है। ठीक है, अब सीधा इसके ऊपर देखो, बी पर सीधा नहीं है, ये देखो अगर इसके ऊपर सीधा बनाएंगे ना तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा ना, इस पे सीधा बनाना है, बी पर सीधा बनाना है, तो बी पर क्या बना दो, सीधा नहीं, सॉरी, इसी पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सी वेक्टर हो गया। अब ये देखो डी वेक्टर, देखो थोड़ा सा टेढ़ा है बेटा, ये देखो ये हो गया बी वेक्टर। अब देखो, अगर एंगल पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा, देखो अब आपको अगर कोई पूछे ना, सिंपल अगर एंगल पूछ ले, ठीक है, तो ये वाला एंगल बताना, ये एंगल थीटा हो जाएगा बेटा, ये एंगल कितना होगा। अब ये देखो, इनको आगे किसका दो, और ये देखो ये एंगल पूछेगा थीटा 2, ये बाहर के एंगल पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है, अंदर का एंगल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखो आगे देखिए, सी हो ही गया, सी हो गया ना, डी देखिए, डी ऐसे है, थोड़ा सा कैसे है, ठीक है, ये देखो डी। अब देखो ये एंगल पूछेगी आपसे, ये देखो इनको ये रिक्वायरमेंट है, थीटा 3, ठीक है, समझ में आ गया। और ये ई देखो, ई ऐसा है, ई, ये ई वेक्टर हो गया, और अब ये रिजल्टेंट आ जाएगा, अब ये रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां पर बाहर के एंगल पूछेगा हमेशा, ध्यान रखना, ये वाला एंगल, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। अब यहां पर अगर पूछे ना, तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से समझना, इस बात को समझना। ये देखो हेड के बीच एंगल, ये देखो ये इसका हेड तो आगे की तरफ जा रहा है, इसका हेड इस साइड जा रहा है, ये वाला एंगल पूछेगा आपसे, ये थीटा 5। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाला एंगल पूछे तो ऐसा एंगल दे सकते हो, ये देखो ये एंगल और ये एंगल, ये पूछेगा आपसे थीटा 4, थीटा 5, ऐसे, समझ रहे हो यहाँ पर। और इनका ये वाला एंगल हो जाएगा, इनका ये वाला एंगल हो जाएगा, रिजल्टेंट थीटा, समझ में आ गया। ठीक है, थीटा 6 कह सकते हो आप, एनीवन, आ गया। तो अब देखो गुरबन जी, तो दुख पा रहा है, दुख मत पा, क्या मत पा, दुख मत पा, पानी पी ले तू। अब देखो बेटा, बहुभुज का नियम क्या हुआ। अब अगर कैसे बताऊं आपको, अलग अलग बताऊं या एक साथ ही बता दूं। अब ये देखो, पहले अंदर लगाओ, देखो एक त्रिभुज तो ये बना बेटा, ये R1 बोल दूं क्या, बोलो R1 वेक्टर बराबर, बोलो R1 वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, शाबाश। ये बोलो बेटा, त्रिभुज का नियम बार बार लगाना है आपको, त्रिभुज का नियम बार बार लगाना है। बोलो R2 वेक्टर बराबर, बोलो R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस ये सी है, ठीक है, तो सी वेक्टर हो गया। अब ये हो गया R3 वेक्टर, ये क्या हो गया, R3 वेक्टर हो जाएगा। तो बोलो R3 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, ये रहा, ये R2 वेक्टर बराबर कितना बच जाएगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहां पर मैंने R1 का वैल्यू पुट कर दिया, ये क्या बच जाएगा, R3 वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इतना ही तो था। ठीक है, तो R3 को ही अपन क्या कह रहे हैं, R3 वेक्टर, एक हो गया आर वेक्टर, आर वेक्टर बोलो, R3 वेक्टर और प्लस है ई वेक्टर, आगे क्या है, ई वेक्टर है, अरे बोलो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट आर वेक्टर बराबर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस है, और इसको क्या बोलते हैं, सभी के सम के बराबर होगा। अब चाहे वेक्टर और स्केलर दोनों अलग अलग चीज होती हैं, ध्यान रखना। वेक्टर की बीजगणित अपनी बीजगणित होती है, आई केप के साथ जुड़ेगा, जे केप के साथ जुड़ेगा, के केप के साथ जुड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहां तक एक बात आ गई। अगली देखो,
अगली और भी चीजें हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ सवाल उठे थे, आपको बताइए। ठीक है, अब इसके अंदर वन लाइन कंक्लूजन इतनी बात है, एक त्रिभुज नियम बना लो। ठीक है, आर बराबर ए प्लस बी वेक्टर होता है। एक त्रिभुज का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस वो जरूर याद रखो, और कुछ याद रखो या ना रखो। ठीक है, ये जरूर याद रखो भाई लोगों। आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल हमेशा पूरा होता है, ये ध्यान रखना। ये एंगल अल्फा थीटा होता है, ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है, ये आप जरूर याद रख लो, बाकी चीजें तो सिंपल ही हैं। बोलो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन बीटा बराबर बोलो ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। बी प्लस ए कोस थीटा। और आर बराबर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस ए टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बातें हैं नहीं। समझ गए क्या? और हमेशा क्या होता है, हेड के बीच में एंगल होता है, हमेशा क्या होता है, हेड के बीच में एंगल होता है। समझ रहे हो यहाँ पर? अब एक चीज और है, कई बार ये भी पूछते हैं। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, बताओ। देखो इसके अंदर पहला पॉइंट है, अगर ए बी से बड़ा है तो बताओ एंगल अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, बताओ। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, यहां लिख देता हूं। देखो, ए ग्रेटर देन बी है, इसके अंदर पहला पॉइंट है ये। ए अगर बी से बड़ा है तो बताइए अल्फा बड़ा होगा बीटा बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ए अगर बड़ा है तो थोड़ा सा ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। समझ में आ गया मेरी बात को? थोड़ा झुक जाएगा ये, क्या झुक जाएगा, झुक जाएगा। इसका मतलब अल्फा लेस देन कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा लेस देन कितना हो जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना ये इधर की साइड झुक जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो अल्फा कम हो जाएगा, इधर से बीटा बढ़ जाएगा। उल्टा भी होता है। ठीक है, उल्टा भी क्या होता है, बी ग्रेटर देन अगर ए है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये बात ऐसे बोली है मैंने, ये जितना बड़ा होगा ना बेटा, ठीक है, ये देखो ऐसे ही झुक जाता है, ऐसे झुक जाएगा ये एंगल थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये एंगल क्या करेगा, थोड़ा सा आगे नीचे आ जाएगा, ये वाला एंगल नीचे आ जाता है तो कम हो जाता है, ये अपने आप ही। ये कॉमन सेंस की बात है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये दो तीन एक चीजें और हैं। अब आपको याद रखना है, एक वो टेन थीटा वाला, कोट थीटा वाला, साइन थीटा वाला, वो जरूर याद रखो। उसके अंदर आप जरूर मार खाते हो। अब पता नहीं बार बार क्या प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कोस टू थीटा बराबर, एक चीज का याद ध्यान रखना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कोस टू थीटा बराबर, इसको मैं अगर मुझे वन को काटना है तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और माइनस से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये लिख सकता हूँ वन माइनस टू, और ए साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कोस टू थीटा बराबर। एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया है। और इसी फॉर्मूले का एक फॉर्म और भी होता है, इसी फॉर्मूले का एक फॉर्म और भी होता है। थीटा की जगह टू थीटा की जगह थीटा रख दिया, तो ये अर्पिता जी ये हो गया वन माइनस टू और ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, बन गया नहीं बन गया? अरे बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? एक चीज ये देखो, ये पहला फॉर्मूला बन गया, और ये इसी का ही दो रूप है। आपको देखना पड़ेगा वहां पर थीटा पूछा है या साइन टू थीटा पूछा है, क्या पूछा है आपसे, वो ध्यान रखना पड़ेगा। थीटा पूछा है तो यहाँ थीटा बाई टू होगा, टू थीटा पूछा है तो यहाँ थीटा होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसी को ही दोबारा चेंज करो आप। ठीक है, अब की बार कोस स्क्वायर इज लिखा, साइन स्क्वायर लिख दो। तो कोस टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस वन आ जाएगा कोस टू थीटा बराबर, और इसी को ही लिखते हैं कोस थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर और थीटा बाई टू और माइनस वन भी लिखते हैं। तो इसका मतलब कभी अगर आपको वन काटना हो, ठीक है, कभी आपको क्या काटना हो, वन काटना हो, तो ये लिखो, वन नहीं काटना हो तो ये लिखो। ठीक है, काटना हो नहीं काटना क्या होता है, हैं? देखो, काटना और नहीं काटना ये होता है कि सपोज करो बेटा, पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर वन है, मैंने कह दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मोड है
वो किसी नंबर ए के बराबर है, ठीक है, बराबर। और मैं कह दिया कि भाई आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये बोल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब यहां जानना है एंगल भी पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, ये देखो। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा बेटा, 2ab कॉस थीटा बन जाएगा ना। अब यहां पर देखो, इसने बोल रखा है कि ये वही मैग्नीट्यूड आपके बराबर है। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर काटना इसको बोलते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा। अब मुझे देखो इसे, अब मुझे कोस थीटा का वैल्यू पुट करते टाइम मुझे -1 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये देखो -1 लगाऊंगा, कोस थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर बन जाएगा ये। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा, 4a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बच जाएगा ना। ठीक है, तो आर बराबर कितना बच जाएगा बेटा, 2a और एक कोस थीटा बाई 2 बच जाएगा। अब बताओ यहां पर समझे हो कि नहीं समझे हो। अब ये कह दे, ठीक है, देखो यहां पर देखो, अब ऐसे कह दे कि एक सवाल यहां पर भी हो गया, इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर और बराबर ए है और रिजल्टेंट भी इनका ए के बराबर है, ठीक है, तो एंगल कितना है, थीटा कितना है। ये एक सवाल पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर का जो सम है वो भी एक सेम वेक्टर है, तब बताइए एंगल क्या होगा, तब बताइए एंगल क्या होगा। तो यहां से सवाल पिक कर लो बेटा, आर की जगह ए कर दो, ए बराबर 2a और कोस थीटा बाई 2। तो कोस थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। तो थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90। ये सॉरी, ये 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 120 डिग्री। आया था कि नहीं आया था, आया था सवाल, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आ गया, हो गया ना इंटेलिजेंट। ठीक है, एक बात तो ये देखो, यहां से सवाल ऐसे उठते हैं ये, और इनकी भाई थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे। ठीक है, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 पैरेलल के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अब की बार ऐसे बोल दिया, ए वेक्टर और मोडो बी, और ये हर बार लग रहा है आपको बताओ, वेक्टर के अंदर ये फॉर्मूला तो जरूरी लग रहा है। ठीक है, तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर और बराबर ए है, और आर वेक्टर बराबर कितना है बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ऐसा बोल दिया आपकी बात। समझ में आ गया यहां तक। तो यहां तक क्या आएगा, आपका आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और कोस थीटा। बताओ आया कि नहीं आया। तो 2a स्क्वायर और 1 माइनस कितना बचेगा, कोस थीटा। ठीक है, अब बताओ आपको 1 काटना है कि नहीं काटना है, काटना है। ठीक है, लेकिन 1 माइनस में आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना उसमें तो प्लस में आ रहा था, इसमें माइनस में आना चाहिए, तो आपकी बार वो लगाना पड़ेगा, ये देखो ये लग जाएगा आपका। ठीक है, तो 2a स्क्वायर 1 माइनस और ए प्लस 1 माइनस, ये तो 1 ये है ही, फिर ये उसका आएगा -1 और फिर प्लस बन जाएगा वो, और 2, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आपका आ गया 4a स्क्वायर और ए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर बराबर कितना बच गया बेटा, 2a और साइन थीटा बाई 2। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, कभी भी अगर कोई सर्किल का सवाल पूछे या कोई भी सवाल पूछे ना, ये फॉर्मूला जरूर लगता है इसका। ठीक है, यही ये लगता है, आप तो ये गांठ बांध लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि आर भी ए के बराबर है, आर भी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए भी इसके बराबर है, बी भी इसके बराबर है, सब ए के बराबर है, तब बताओ एंगल कितना होगा। ए भी इसी के बराबर है, ए भी और बी भी है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म दे रखा है, तो यहां से कर लो मेरा। आर बराबर ये ए ही बोला, तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर और 2a बराबर और साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। तो थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। उल्टे होते हैं एक दूसरे के, एक में 60 डिग्री बनता है तो एक में 120 डिग्री बनता है। समझ में आ गया यहाँ पर, बोलो समझ में आया कि नहीं है। अगर कैसा सवाल पूछे कि इन दोनों का वेक्टर भी किसके बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर माइनस साइन आए ना, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आर बराबर 2a साइन थीटा बाई 2 वाला लगाना है। आर बराबर कौन सा लगाना है। अब आएगा कैसे सवाल, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहां से, यहां तक ठीक है मामला। ठीक है, अब देखो यहां पर, अगर जैसे सपोज करो बेटा मेरा कोई सर्किल है, जैसे कोई मेरे पास में सर्किल है,
ठीक है, और सर्किल के अंदर मेरे पास में ये ए वेक्टर है, ठीक है, या वी वन वेक्टर है बेटा, क्या है, और ये यहां पर मेरा क्या है, वी टू वेक्टर है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, इसको एल वेक्टर नाम दे दूं, या ओ ए दे दो, ओ ए बी दे देता हूं, और ये भी एल वेक्टर ही दे देता हूं नाम। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है ये, देख लो चाहे आप, ये सर्किल की रेडियस दे दो, चाहे आर दे दो और चाहे आर दे दो, और ये क्या है, सर्किल की तो सर्किल की रेडियस ही होगी, अरे बोलो साइंटिस्टो। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, डेल्टा एल बोल दो चाहे एस बोल दो, एल एस बोल देता हूँ, चेंज। ठीक है, तो दो तरीके से सवाल पूछते हैं ये, पहले तो वेक्टर लो लगा दो, ओ ए वेक्टर बोलो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और बराबर ओ बी वेक्टर, आर यू गेटिंग और नॉट, बताओ। ठीक है, यहां तक वेक्टर लो लगाया पहले तो मैंने। अब यहां पर दिख रहा है भाई त्रिज्या तो सेम ही होती है, ठीक है, वर्त की त्रिज्या तो क्या होगी, सेम ही होगी ना। ठीक है, तो बेटा आपको इसका मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ओ ए वेक्टर बराबर आर दे रखा है, और ओ बी वेक्टर भी बराबर क्या दे रखा है, आर दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो गया, इसका मतलब घट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, घट रहा है। अब आगे कुछ ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखो, आर वेक्टर बराबर अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, तो आपका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड इनका बराबर कर दे, मैग्नीट्यूड तो 2a साइन थीटा बाई 2 लग जाएगा, फॉर्मूला सीधा का सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो भी बोले, ठीक है, आंसर कर दो। ठीक है, जैसे आपके कैसा सवाल पूछा था यहां से, आपको याद है वेक्टर के अंदर इस तरीके का एक सवाल पूछा था, वो कह रहा था कि घड़ी की सुई, लंबी वाली जो सुई है वो बराबर है, क्वार्टर बोला था, फोर्थ बोला था, और सेकंड वाली सुई 3 पर है, एक बराबर है 3 पर है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा, कितना होगा, 90 डिग्री का, और वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ था, तो 90 डिग्री रख दो, वैल्यू समझ में आ गया, वही सवाल था ये, एक ऐसा आता है। अब देखो इसी का ही दूसरा फॉर्म एक और भी होता है बेटा, ये कह रहेगा कि वेग में परिवर्तन बताओ, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वी टू वेक्टर माइनस है वी वन वेक्टर है, और अगला कह देगा कि भाई वी टू वेक्टर और वी वन वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। और ये कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है ये। ठीक है, होती है कि नहीं होती है, बताओ, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज वर्त में गति, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज तल में वर्ताकार गति, इसको क्या बोला जाता है, क्षैतिज तल में वर्ताकार गति भी होती है, एक ऊर्ध्वाधर तल में होती है, एक क्षैतिज तल में होती है। क्षैतिज तल में वर्ताकार गति ये वाली होती है, देखो ये क्षैतिज है, ये प्लेन है, और इसके ऊपर कोई सर्किल ऐसे 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 घूम रहा है, और वर्टिकल प्लेन में ये होता है, जैसे मानसरोवर वाला झूला देख लो आप, ये वर्टिकल खड़ा, ठीक है, खड़ा जो ऐसे 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 गोल गोल घूमता है, वो ऊर्ध्वाधर तल है। ठीक है, और एक हो गया वर्टिकल तल है, ये मौत का कुआं होता है, जैसे मेले वगैरह वगैरह में देखते हो मौत का कुआं, ठीक है, वो वर्ताकार तल में, सॉरी क्षैतिज तल में वर्ताकार गति होती है, और ये मानसरोवर वाला झूला ये क्या है, ऊर्ध्वाधर तल में वर्ताकार गति, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो यहां तक देखो बेटा, यहाँ पर ये तो इसका मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को यही तो पूछा है इसने, और वो भी मोड पूछा है, तो 2a साइन थीटा बाई 2, आंसर क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें आपको क्या करना है, याद रखनी है, रख लोगे ना। अब कुछ कुछ और कर लेते हैं, ठीक है, स्पीयर का कर लेते हैं बेटा। ठीक है, गोले का आयतन कर लेते हैं, गोला जानते हो, गोले का जानते हो, ठीक है, एक मिनट इधर इधर, हाँ गोले का आयतन, गोला कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है स्पेरिकल सेल होता है, एक क्या होता है बेटा, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल मतलब गोलीय कोष, गोलीय कोष, और गोलीय कोष का मतलब क्या होता है, वॉलीबॉल फुटबॉल ये बोल सकते हो आप। ठीक है, आपको याद भी रह जाएगा, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको, वॉलीबॉल और फुटबॉल, आप देख रहे हो कि ऊपर ऊपर से क्या रहता है, उसका काना पार्ट गिरा हुआ रहता है, ठीक है, और अंदर का पूरा खोखला होता है। ठीक है, ये काम में आएगा ईडी के अंदर, मैं 12वीं क्लास में यही आएगा। ठीक है, तो इसका गोलीय कोष का जो बेटा वॉल्यूम तो होता नहीं है, और क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल, गोलीय कोष का क्षेत्रफल।
गोलीय को से और का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर। ऐसे, ठीक है, आर 4 पाई r स्क्वायर होता है। वॉल्यूम इसके पास में होता नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। अब एक देखो और होता है बेटा, एक होता है, इसको होलो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? होलो स्फीयर। ठीक है, और क्या बोलते हैं हिंदी में? है खोखला गोला। ठीक है, खोखला गोला। खोखला गोला के अंदर क्या होता है? दो सरफेस होती है बेटा। ठीक है, टेनिस बॉल कह सकते हो आप। ठीक है, टेनिस बॉल। टेनिस बॉल कह सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है? एक मोटी लेयर होती है, जिसको आप नेग्लेजिबल नहीं कर सकते हो, अंदर से खाली भी रहता है, दो लेयर होती है उसके पास में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम होता है ये वाला। एक R1 होता है और एक क्या होता है बेटा? R2 होता है। ठीक है, समझ में आ गए यहां तक? ठीक है, एक R1 सरफेस होती है, एक क्या होता है? R2 सरफेस होती है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन बराबर, वॉल्यूम लिख दूं क्या? वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2 तक, ये इंटीग्रेट होता है। और ये ऊपर वाला ही लिख दो बेटा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर ही लिख देते हैं। तो 4 पाई, और ये हो जाएगा r³ बाई 3। ये कितना हो जाएगा? r³बाई 3। R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 4 पाई/3, एक R2³ और माइनस R1 की पावर क्यूब। ये तो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे हो? ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है राधा मोहन जी? और एक और होता है, उसको बोलते हैं ठोस गोला। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ठोस गोला। ठीक है, ठोस गोले का कोई एग्जांपल याद है? क्रिकेट बॉल। ठीक है, क्रिकेट जो अपन खेलते हैं ना, ठीक है, जो एक्चुअली में क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, क्रिकेट बॉल। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात को? जिसके अंदर पूरी भरी हुई रहती है, वो वाला कह सकते हो। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ क्या होता है? 4/3 पाई। ये पूरी तरीके से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है, एक ही रेडियस होती है इसके बाद। अंदर से पूरी तरीके से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। समझ में आ गए यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, आया समझ में? करोगे? ठीक है। अब वैसे तो आप जानते ही हो कि स्क्वायर क्यूब ये तो जानते ही हो। एरिया ऑफ स्क्वायर तो जानते हो ना? एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो। A² वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। ये तो A² होता ही है, आप जानते ही हो, ए और ए दे दिया। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बोलो तो। आयत का क्षेत्रफल A × B। इसकी साइड बराबर नहीं होती है ए और बी। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अगला क्या बोलोगे आपका? और क्या रह गया? क्यूब। क्यूब का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? A³ होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मैंने, या ABC बोल सकते हो एनीवन। ठीक है, क्या बोल सकते हो? ABC बोल सकते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है। ठीक है, और एरिया भी होता है इसका। एरिया कितना होता है? 6 सरफेस होती हैं। 6, A B B C C A ऐसे बोल दो, और A = B = C बोलूं, तो ये 6 से A² हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, A = B = C मान लिया है। ठीक है, समझ में आ गया? क्यूब आप जानते ही हो, क्यूब ऐसे बनता है। अरे समझ तो आ गया क्या? आया ना? ठीक है, आ गए समझ में यहाँ पर? ठीक है, बस इतना सा होता है। सिलेंडर आप जानते ही, कौन आप जानते ही हो। ठीक है, बस ये नॉर्मल नॉर्मल है। ठीक है, आयताकार प्लेट आप जानते ही हो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो अब